हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोथेरापेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 और आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक पढ़ना है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और दूसरा पढ़ना है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इससे पहले कि हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस को शुरू करें, पहले ये समझते हैं कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है और मस्कुलोस्केलेटल क्या होता है। डिसीजेज आर रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आर कॉल्ड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। तो वो बीमारियां जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड हैं, यानी उसमें जो बीमारियां होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। अब ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या है, स्केलेटल सिस्टम में क्या चीज़ें आती हैं, तो इट इंक्लूड्स बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। बोन आप जानते हैं, कार्टिलेज का मतलब ये होता है जो हड्डियां होती हैं उसके किनारे पर एक थोड़ी नरम टाइप की हड्डी होती है। जैसे कि मान लीजिए ये हड्डी है, ठीक है, ये हड्डी है, दूसरी हड्डी यहाँ से शुरू होती है, ज्वाइंट है, बीच में जो ये एक हड्डी होती है बहुत नरम सी, सॉफ्ट सी और एकदम वाइट सी होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक, और इसमें है लिगामेंट्स। तो लिगामेंट क्या होता है, तो जो मसल्स दो हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं, जो मसल्स दो हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मसल्स है और इसको जोड़ रहा है, ठीक है ना, तो जो हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं जो मसल्स, उसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट्स। और टेंडन होता है जो मसल्स को हड्डियों से जोड़ता है। इसमें एक चीज़ और है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर, वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं, उसमें बोन भी आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू से मुराद लेंगे जो बोन के अंदर यहाँ पे लिक्विड होता है, ठीक है ना, जिसको साइनोवियल लिक्विड भी बोलते हैं या साइनोविया भी बोलते हैं। ठीक, तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर और आपके क्या कहते हैं वो भी आ जाते हैं, जो न्यूरॉन वगैरह हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। ठीक, वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये जो फ्लूइड है ये भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि लिक्विड होता है। तो आपको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम समझ में आ गया। तो इनसे रिलेटेड जो बीमारियां हैं, समझ में आ रही बात, ये बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट्स, टेंडन्स और ये कनेक्टिव टिश्यू, इनसे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर। अब इसको यहाँ से आपको ये भी समझना चाहिए कि ये जो चीज़ें ये सब कहाँ पे मिलेंगी आपको, तो ये क्या है, ज्वाइंट से रिलेटेड है। समझिए, ज्वाइंट है, इससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं, समझ में आ रही बात, जो ज्वाइंट से रिलेटेड बीमारियां हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर। अब हम लोग बीमारियों को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली जो बीमारी है वो हमारी रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। एक ये टर्म समझ लीजिए, अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, जो ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स में अगर दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्थराइटिस। अब वो क्या है, अलग अलग रीजन की वजह से होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसके हिसाब से अर्थराइटिस का नाम भी बदल जाता है। जैसे कि एक नाम हो गया रूमेटॉइड अर्थराइटिस, दूसरा हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है ना, तो अर्थराइटिस जहाँ पे आए तो समझ लीजिए कि यहाँ पे ज्वाइंट वगैरह में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है, और क्या है, स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन वगैरह है। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, इसको हम लोग RA भी बोलते हैं। तो ये क्या है, एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। ठीक है, ये क्या है, क्रोनिक है, प्रोग्रेसिव, क्रोनिक मतलब पुरानी, क्रोनिक और प्रोग्रेसिव का मतलब समझिए तकरीबन सेम है। ठीक है ना, क्या है, धीरे धीरे डेवलप होने वाली, लंबे समय तक रहने वाली, प्रोग्रेसिव जो धीरे धीरे आगे बढ़े। ठीक है ना, तो जो बीमारी क्या है, धीरे धीरे बढ़ने वाली, लंबे समय तक रहने वाली और इन्फ्लामेटरी डिसीज, यानी इसमें क्या होता है, सूजन होगा, इन्फ्लामेशन में सूजन भी हो जाता है और फिर जब सूजन होता है तो दर्द वगैरह भी होता है और भी दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं। ज्वाइंट में आसानी से आप क्या उसको क्या मूव नहीं कर पाएंगे, उसमें मोशन नहीं होगा, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो इन्फ्लामेशन में कई सारी चीज़ें आती है, उसमें क्या होता है, वहाँ पे जो फंक्शन है उस एरिया के जो सेल है उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, वो एरिया क्या होता है, रेडनेस हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये क्या है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, क्रोनिक प्रोग्रेसिव और इन्फ्लामेटरी डिसीज है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो अफेक्टिंग मेनी ज्वाइंट्स, ये क्या करते हैं, ज्वाइंट्स को हमारे अफेक्ट करते हैं। पेशेंट सफर फ्रॉम स्वेलिंग एंड पेन ऑफ द ज्वाइंट्स, और जिसको ये होता है तो उसको क्या होगा, दर्द होगा और ज्वाइंट क्या, उसको ज्वाइंट में दर्द होगा, उसमें स्वेलिंग हो जाएगा।
और इसके डेफिनेशन में आप एक चीज और भी बढ़ा सकते हैं कि ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है, रियूमेटॉइड एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि क्रोनिक और प्रोग्रेसिव होता है और इन्फ्लेमेटरी डिसीज होता है। समझ में आ रही बात। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब हम बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही बॉडी के सेल को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, उसकी वजह से फिर क्या हो रहा है, वहां पे इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रहा है। ठीक, अब ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपके जो घुटने हैं वहां वहीं हो बस, बल्कि आपकी बॉडी के कहीं पे भी ज्वाइंट्स हैं वहां पे ये दिक्कत हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपके क्या कहते हैं कूल्हे हैं, वहां पे भी हो सकता है। आपके हाथ में जो क्या बोलते हैं क्यूहनी है वहां पे भी ये दर्द हो सकता है। आपकी उंगलियों के जो जोड़ हैं वहां पे हो सकता है। आपका जो गट्टा है वहां पे हो सकता है। समझ में आ रही बात। तो जहां पे भी जोड़ है ना, वह कहीं पे भी ये रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। अब ये अलग अलग रीजन से होता है। इसके एटियोलॉजी क्या है, तो जैसे कि जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है ये, ठीक है ना, यानी बाप दादा से चलती आ रही है बीमारी। दूसरा क्या है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। ये इसका समझिए मेन कारण होता है कि इसकी वजह से होता है। ठीक है, और क्या, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी होता है और कुछ हार्मोन में डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो सकता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, तो हमने एक लिया है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा तो समझिए सेल डैमेज होंगे। जब सेल वगैरह डैमेज होते हैं तो थोड़ा बहुत वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है। उसके बाद समझिए हमारा जो मास्ट सेल होता है वो एक्टिव हो जाता है। ये हमारा इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है, तो उससे CD4 या टी सेल या टी हेल्पर सेल भी बोलते हैं, तो वो रिलीज होने लगते हैं। जब वो रिलीज होते हैं तो फिर क्या होता है, वो मतलब वहां पे जो बीमारी की कंडीशन उसको ठीक करने के लिए साइटोकाइन रिलीज होने लगते हैं। एक तरीके के सेल होते हैं ये। ठीक, लेकिन ये क्या है, जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लगते हैं। ठीक है ना, तो इनकी वजह से फिर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है। जब ये ज्यादा मात्रा में होने लगते हैं तो इन्फ्लामेशन होने लगता है, और जब ज्यादा इन्फ्लामेशन हुआ तो फिर वहां पे दर्द भी होगा, पेन भी होगा, वहां पे स्टिफनेस हो जाएगा ज्वाइंट्स वगैरह में। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक, अब हम लोग इसके क्या कहते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। तो इसमें आता है आपका ज्वाइंट पेन। ठीक है, ज्वाइंट में पेन होगा, और क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, और क्या होगा, रेडनेस हो जाएगा, और स्टिफनेस हो जाएगा, पर्टिकुलरली इन द मॉर्निंग आफ्टर सिटिंग कंटिन्यूअसली। खास तौर से क्या है, स्टिफनेस होगा, यानी स्टिफनेस मतलब एकदम वो हार्ड हो जाएगा, यानी आदमी उसको सही से मूव नहीं कर पाएगा, घुमाना चाहेगा तो घुमा नहीं पाएगा। और ये खास तौर से कब होगा, सुबह में होगा, यानी आप सो के जब उठेंगे तो आपने लंबे समय तक इधर उधर मूवमेंट नहीं किया है तो हो जाएगा। ऐसे ही जब क्या कहते हैं आप किसी एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठे हुए हैं, समझ में आ रही बात, लंबे समय तक बैठे हुए हैं, तो उसमें भी फिर क्या होगा, आपको ये स्टिफनेस हो जाएगा। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है इसका, तो जिसको ये दिक्कत है उसको क्या है, एक्सरसाइज करना चाहिए। उससे क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलेगी उसमें, और फ्लेक्सिबिलिटी है। समझ में आ रही बात, जो उसका समझिए एक तरीके से मूवमेंट करने की जो उसके अंदर ताकत है वो बनी रहेगी। जैसे क्या, ही शुड यूज हॉट एंड कोल्ड पैक्स टू रिमूव इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हॉट या कोल्ड पैक्स वगैरह यूज करना चाहिए। यानी जैसे कि बर्फ रख के उसको क्या वहां पे लगाए रख रहा है, बांध दे रहा है उस पे, तो एक आता है मतलब पैक, जिसमें आप एक स्पेशल टाइप का लिक्विड होता है, उसको आप गर्म कर लेते हैं और उससे फिर सेकाई करते हैं। या अपने तौर पे भी जैसे कि बहुत सारी जगहों पे देखा, ये जो बॉटल्स आता है उसमें गर्म पानी डाल के उससे सेकाई करते हैं। तो जो भी तरीका हो अपना, आपका या तो खरीद के लाएं या घर पे बना लें, तो उससे सेकाई करते हैं, तो वो हो जाएगा इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें आप और ये भी ऐड कर सकते हैं कि अच्छा डाइट लेगा वो, और जो कहते हैं जो डॉक्टर फिजिशियन है उसने जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, डायरेक्शंस दिए हैं, उसको फॉलो करेगा। तो ये सारी चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो कोई मतलब इसका नॉन ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, यानी कोई स्पेशल इसके लिए दवा ऐसी नहीं है जो इसको ठीक कर दे। समझ में आ रही बात। हाँ, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, बहुत सारे रिसर्च हुई, तो उसमें ये समझ में आया कि जो क्या कहते हैं ये जो थेरेपी है DMARDS, ठीक है, DMARDS जो थेरेपी है वो किसी हद तक इसके सिम्टम्स को रिड्यूस करता है। अब DMR जिसको हम बोलते हैं डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रिमेटॉइड ड्रग्स, ठीक है, इसमें कुछ दवाओं को मतलब कुछ दवाओं का कॉम्बिनेशन है, वो दवाएं यूज कराई जाती हैं अगर सीवियर कंडीशन होता है, तो उससे पेशेंट को क्या है थोड़ी राहत मिलती है। अब ये जो दवाएं हैं ये मतलब आदमी पेशेंट के सिम्टम्स वगैरह को देख के, उसके कंडीशन को, उसके ड्यूरेशन को देख के, यानी बीमारी कब से है, कितनी क्रोनिक है, तो उसके हिसाब से ये दवाएं चलाई जाती हैं। अब इसमें सबसे पहले नॉर्मल टाइप की आप दवाएं चलाएंगे, यानी दर्द वगैरह को ठीक करने के लिए वो आप चलाएंगे, वो कौन सी देंगे, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे। तो ये क्या करेगा, जो दर्द है, जो इन्फ्लामेशन है उसको कम कर देगा। ठीक, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, डाइक्लोफेनेक, मेलोक्सिकैम,
पायरोक्सिकेम, बहुत सारे हैं, ठीक। तो अपने हिसाब से इसको देंगे आप। और क्या इसमें स्टेरॉइड भी हम लोग देते हैं। स्टेरॉइड क्या करेगा, चूंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो ये इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, ये सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे तो जो क्या कहते हैं CD4 सेल हैं, जो टी हेल्पर सेल हैं, वो रिलीज नहीं होंगे, तो फिर इन्फ्लामेशन भी नहीं होगा, तो इन्फ्लामेशन कम होगा इस तरीके से, और इसकी वजह से फिर क्या होगा, दर्द वगैरह भी कम हो जाएगा। स्पेशल जो इसके लिए एक ट्रीटमेंट बनाया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, DMRDS यानी डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। तो वो एक क्या है, कन्वेंशनल है। क्या है कन्वेंशनल का मतलब नॉर्मली, यानी नॉर्मल टाइप की आपको दिक्कत है, किसी पेशेंट को दिक्कत है, तब आप उसमें ये दवाएं देते हैं। तो उसका ये क्या करते हैं, इस ड्रग्स कैन रिड्यूस द प्रोग्रेशन ऑफ RA। ये क्या करेंगे, जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस उसके प्रोग्रेशन को रोकेंगे, यानी जहां पे है वहीं पे रोकेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक चीज और, इसमें क्या होता है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस में जो बोन है ना आपका, उसमें इरोजन होने लगता है। इरोजन मतलब समझिए एक तरीके से कटाव होने लगता है। क्या होता है, कटाव होने लगता है, यानी ज्वाइंट्स के पास में आपकी हड्डियां एक तरीके से गलने लगती हैं, समझ लीजिए। जैसे मिट्टी का इरोजन होता है ना, सॉइल इरोजन बोलते हैं, तो मिट्टी के कटाव, तो उसको हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं। ऐसे हड्डियों के कटाव को भी हम, उसके हड्डियों के कटाव को हम लोग क्या बोलते हैं, बोन इरोजन। तो ये बोन इरोजन को भी ये क्या करेंगे, रोकेंगे, ठीक। एंड प्रिवेंट परमानेंट डैमेज टू ज्वाइंट्स, और ज्वाइंट्स को परमानेंटली डैमेज होने से रोकते हैं। तो इसमें कौन सी दवाएं देते हैं हम लोग, तो एक हम लोग देते हैं मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट आपने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है उसमें आपने पढ़ा होगा। तो ये इसमें देते हैं। तो ये क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपके इम्यून सिस्टम है, जैसे कि मान लीजिए WBC ज़्यादा हो गए हैं, उनकी वजह से ये हो रहा है, तो उसको ये मारने का काम करेंगे, कम करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही क्या हम लोग देते हैं, लेफ्लुनोमाइड देते हैं। तो ये भी क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, यानी इम्यून ओवर एक्टिव हो गया है तो उसको सप्रेस करेगा। ऐसे ही हम लोग देते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। क्या है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके से इम्यून को सप्रेस करने का काम करता है। ऐसे हम लोग सल्फासालाजिन देते हैं, जो कि एक तरीके का सल्फोनामाइड है। तो ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। तो ये दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। अब इसमें डॉक्टर अपने हिसाब से कमी और ज्यादती करके दे सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में अगर ये मतलब पूरे तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसी के साथ में हम लोग बायोलॉजिक DMARDS भी देते हैं। दीज आर कॉमनली मोस्ट इफेक्टिव व्हेन यूज्ड विद कन्वेंशनल DMARDS। तो ये जो बायोलॉजिक DMARDS हैं, ये उस वक्त ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, यानी बहुत अच्छे से काम करते हैं जब इसको हम लोग इसके साथ मिला के देते हैं, यानी कन्वेंशनल के साथ में जब मिला के देते हैं। अब बायोलॉजिक DMARDS का एग्जाम्पल है इनफ्लिक्सिमेब। क्या है, इनफ्लिक्सिमेब। और भी कई सारे इसके एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, इनफ्लिक्सिमेब, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है रिटुक्सिमेब। पर ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कन्वेंशनल और क्या कहते हैं बायोलॉजिक DMARDS काम नहीं करते हैं, फिर हम लोग ये दवा देते हैं टारगेटेड सिंथेटिक DMARDS, ठीक है ना। इसको हम लोग कब देते हैं, जब ये दोनों फेल हो जाते हैं, काम नहीं करते, तब हम लोग ये दवाएं देते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। असल में क्या है, बारिसिटिनिब। तो TI के बाद NI बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। मैं PDF में इसको ठीक कर दूंगा, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। अगर आप खुद से अपना नोट बनाते हैं तो उसमें ठीक कर लीजिए। ये क्या है, बारिसिटिनिब, ठीक है। और ऐसे ये भी क्या है, टोफेसिटिनिब। जिन लोगों ने हमारा सब्सक्रिप्शन ले रखा है, यानी पेड ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, उनको तो मैं ठीक करके दे दूंगा। आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भी क्या है, सारे सब्जेक्ट के जितने मैंने पढ़ा दिए हैं PDF आपको चाहिए वाइट बैकग्राउंड में, तो आप भी क्या है 100 रुपीज़ पे करिए। और मेरे नंबर पे, मेरा नंबर है 9694480523, उस पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और सारे सब्जेक्ट के जितने चैप्टर्स अब तक पढ़ा दिए हैं वो आपको फ़ौरन मिल जाएंगे, और बाकी जैसे जैसे पढ़ाता रहूँगा आपको ग्रुप में सेंड करता रहूँगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गया। एक चीज़ और इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या फ़र्क होता है। समझ में आ रही बात, ऑस्टियोआर्थराइटिस में और रिमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या फ़र्क होता है। तो पहले आप ये समझिए कि हमारे जॉइंट्स मतलब होते कैसे हैं। तो एक तो आपका ये बोन हो गया, ठीक है। उसके नीचे आपका यहाँ पे क्या होता है, कार्टिलेज होता है, या नीचे से है तो ये बोन हो गया, फिर यहाँ पे क्या है, कार्टिलेज है, ठीक। उसके बाद ये आपको काला काला सा दिख रहा है ना, ये क्या होते हैं, आपके मेम्ब्रेन होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये बीच में जो लाल लाल दिख रहा है, असल में ये लाल होता नहीं है, ये होता है समझिए आपका व्हाइटिश कलर का, यानी व्हाइट कलर का होता है। ये होता है आपका एक फ्लूइड जो यहाँ पे भरा रहता है, ठीक है ना। ज्वाइंट्स के बीच में क्या होता है, भरा रहता है, जिसको हम लोग साइनोवियल
फ्लूइड भी बोलते हैं या साइनोविया भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो आपका नॉर्मल हो गया, ऐसा होता है, सब चीज़ें ठीक होती हैं। लेकिन जब आपको रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता है तो उसमें क्या होगा, ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे नॉर्मल है और ये क्या हो रहा है, ये अंदर घुसा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बोन का इरोजन हो गया। क्या हो गया, बोन का इरोजन हो गया, यानी हड्डियां क्या है यहाँ से थोड़ी सी क्या है कट गई। क्यों कटी, ये जो आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसने इसको क्या किया, डैमेज कर दिया। क्या किया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर उसने क्या किया, सेल को डैमेज किया, तो यहाँ से हड्डियां कटनी शुरू हो गई हैं। एक तो ये दिक्कत आती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो आपका ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्या होता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिर जब इसमें इन्फ्लामेशन होगा तो आपका जो लिगामेंट्स वगैरह हैं, जो टेंडन वगैरह हैं, उस सब में इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब जब ये सूजन हो जाएगा इसमें तो दर्द भी होता है, ज्वाइंट्स को आराम से मूव नहीं कर पाता है। तो ये आपका हो जाता है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। और ये क्यों होता है, आपने उसके एटियोलॉजी भी पढ़ ली कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। अब जो दूसरा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और इसमें फर्क क्या है, तो इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे कार्टिलेज है ना, ये कार्टिलेज, इसमें ये कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब वो चाहे किसी भी रीजन से हो, चाहे इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो, या आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे उसकी वजह से हो, या आपकी बॉडी के अंदर जो क्या कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो गया, तो दिक्कत होने लगी। अब एक चीज़ और, एक कॉन्सेप्ट समझिए कि हमारी बॉडी के जो सेल है ना, उनकी एक टाइमिंग होती है। वो क्या होते हैं, डैमेज होते रहते हैं और नए सेल बनते रहते हैं। समझ में आ रही बात, उसको बोलते हैं रीजनरेशन। लेकिन इसमें क्या होता है, डीजनरेशन की कंडीशन आ जाती है। यानी जो यहाँ पे कार्टिलेज के सेल हैं वो डैमेज तो हो रहे हैं लेकिन नए सेल बनते नहीं हैं। समझ में आ रही बात, जो पुराने हैं वो डैमेज हो रहे हैं, नए बन नहीं रहे हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, डीजनरेटिव अर्थराइटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीजनरेटिव अर्थराइटिस भी बोलते हैं इसको हम लोग। क्योंकि ये जो कार्टिलेज के जो सेल हैं ये क्या कहते हैं, डैमेज तो हो रहे हैं और बन नहीं रहे हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, एकदम से नहीं डैमेज होते हैं बल्कि धीरे धीरे क्या होते हैं, डैमेज होते रहते हैं। इसको हम लोग वियर एंड टियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वियर एंड टियर अर्थराइटिस। क्योंकि ये इसका मतलब होता है, वियर एंड टियर अर्थराइटिस का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती जाती है धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे घिसते जाते हैं। समझ में आ रही बात, जैसे आप चप्पल पहनते हैं तो आप नॉर्मली उसको पहन रहे हैं तब भी क्या वो घिसते हैं। एक तो ये कि मतलब आप रगड़ रहे हैं जाके बच्चों की तरह तो घिस रहे हैं, टूट रहे हैं। दूसरे आप नॉर्मली पहन रहे हैं उसके बावजूद भी क्या है, आपके चप्पल घिस जा रहे हैं। उसके बावजूद भी क्या है, आपके चप्पल घिस जा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वियर एंड टियर्स। ऐसे ही क्या है, जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती रहती है, जब आदमी 50 से ऊपर पहुंचता है, खासतौर से फीमेल में दिक्कत आती है, तो ये समझिए एक तरीके से घिसते जाते हैं। इसलिए इसको हम लोग वियर एंड टियर अर्थराइटिस भी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जब ये आपके कार्टिलेज क्या है, घिस गए, पतले हो गए, देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए कितने मोटे मोटे से हैं। अब ये क्या होता है, ये हड्डियां आपस में आके टकराने लगती हैं। अब जो ये फ्लूइड है वो भी इधर उधर चला जाता है। ये फ्लूइड रहता है वो देख रहे हैं इसमें है नहीं, तो अब फिर क्या होगा, ये आपस में जब टकराती हैं तो एक तरीके से डैमेज होती हैं। समझ में आ रही बात, आपस में टकराती है तो इसीलिए चुर चुर की, आदमी देखा होगा बूढ़े लोग जब खड़े होते हैं बैठते हैं तो उसमें से एक क्रैकिंग की आवाज़ आती है, पॉपिंग की आवाज़ आती है, तो वो इसी वजह से आती है कि ये आपस में टकराने लग जाते हैं। और फिर इसमें फिर क्या होता है, इन्फ्लामेशन वगैरह होना शुरू हो जाता है। तो ये होता है आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, अब ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जो बातें हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।